अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पीएसएल का इस वक्त जिस तरीके के मैचेस हो रहे हैं वो हम सब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े हैरानकुन रिजल्ट्स भी सामने आए उस वक्त जब लाहौर कलंदर्स एक जीती बाजी हार गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। कल के इस मैच में दो मरतबा ऐसा था कि लाहौर कलंदर्स ने मैच को बिल्कुल ग्रिप कर लिया था, लेकिन उसके बाद अपनी वो ग्रिप गवा दी। एक जब 20 रन पर 5 विकेटें हासिल कर ली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाहौर कलंदर्स ने, उसके बाद 123 रन का स्टैंड बना था इफ्तिखार अहमद और उनके साथ आसिफ अली के दरमियान। 153 रन तक स्कोर को ले जाने में कामयाब हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। और उसके बाद भी लाहौर कलंदर्स ने जिस तरीके का आगाज किया था 55 for 1 in 6 overs, then 86 for 2 in 10 overs, और उसके बाद जो कोलैप्स हुआ था 14 रन के दौरान 6 विकेटें गवा दी लाहौर कलंदर्स ने, 7 विकेटें गवा दी थी उस 14 रन के दौरान। और उसके बाद 128 रन पर ऑल आउट हो गए और 28 रन से ही मैच हार गए। तो ये बड़ी हैरानकुन शिकस्त थी। लेकिन हम बहुत बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो कल हमें मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जरूर देखने को मिली जब रिजवान अहमद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। उनके 82 नॉट आउट रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और शुएब मकसूद की बहुत बात की थी हमने अपने शो में कि शुएब मकसूद अब बहुत मैच्योर भी हो गए, पावर हिटिंग भी उनकी खासी बेहतर हो गई है। कल उन्होंने 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से 61 ऑन 31 बॉल्स पे स्कोर किए और अपनी टीम मुल्तान सुल्तान्स को फतह दिलाई पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप पर भी बात करेंगे। क्या हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो टेस्ट क्रिकेट पे बड़ी ग्रिप रखती है, तो उनसे बात तो जरूर होनी चाहिए। कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ बिल्कुल, हारून आपने भाई बड़ा जबरदस्त हंगामा खेज आगाज किया है अपने इंट्रो में, और जिस तरीके से आपने बताया कि दोनों मैचेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हुए और एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान शायद कामयाबी हासिल ना कर सके। सेकंड मैच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की और दोनों कंट्रास्टिंग रिजल्ट थे। अगर आप पहला वाला मैच देखें तो 150 डिफेंड हुआ और दूसरे मैच में 160 के करीब रन जो है वो चेज हो गए। तो यही वो T20 का जो एंटरटेनमेंट और जो एक्साइटमेंट है वो यही है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या होगा कभी क्या नहीं होगा। अगर आप कल का पहला मैच देखें तो इस्लामाबाद 20 रन के ऊपर, उसके 5 खिलाड़ी आउट थे, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 100 रन भी करेंगे। फिर एज आसिफ की और इफ्तिखार की जो पार्टी वो ले गई टीम को 150 रन के ऊपर और फिर वो डिफेंड किया। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पार्टनरशिप्स इन टर्म्स ऑफ बैटिंग वो आपको कहां से कहां ले जाती हैं। पार्टनरशिप्स इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, विकेट्स आप ले लें तो दूसरी टीमें बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं, जैसे कि हमने कल के मैचेस में देखा। लेकिन जिस तरीके की कलंदर्स ने कल कमांड हासिल कर ली थी 24/5, अगर पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद दो ऐसे प्लेयर्स की जिन्हें पाकिस्तान टीम से बहुत मौका मिला और फिर बहुत क्रिटिसाइज इवन पाकिस्तान के हेड कोच मिर्जा उल पर हुआ कि वो अपनी पसंद से इन दोनों प्लेयर्स को खिला रहे। कल उन दोनों की कारकर्दगी बहुत बेहतर हमें दिखाई दी हारून भाई। अगर आसिफ अली को देखें जिन्होंने रन स्कोर किए, राशिद खान को भी हिटिंग करते हुए दिखाई दिए जो अब तक अनप्लेएबल बने हुए थे। ये भी बड़ा हैरानकुन लम्हा था कम से कम मेरे लिए। तो देखो नसीम, इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। हम बहुत ये बात करते हैं कि इफ्तिखार और आसिफ अली के मुतालिक कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर सके, लेकिन मैं थोड़ा आपसे एक सवाल करता हूं। आप मुझे बताएं कि कब आसिफ अली को और इफ्तिखार को आपने मुसलसल मौके दिए? आप उठा के देख लेंगे कि इनको एक मैच में खिलाया, फिर 3 मैच के बाद रेस्ट दे दिया, उसके बाद चौथे मैच में, 5वें मैच में, और उसके बाद नंबर 1 नहीं दिया कभी भी आपने। आप देख लें, कभी आपको इफ्तिखार को 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए भी देखा आपने, आसिफ को कभी 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए देखा, कभी 3 नंबर पे देखा, कभी 5 नंबर पे देखा। तो ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप जब तक किसी प्लेयर को एक मुसलसल उसकी जगह के ऊपर जो आप समझते हैं कि उस नंबर पे वो उसने बैटिंग करनी है, उसको मुसलसल मौका नहीं देंगे इंटरनेशनल लेवल पे। वो जब भी देखें, ये प्लेयर्स आप उठा के देख लें, जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये परफॉर्मेंस करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें वो एबिलिटी तो है टू परफॉर्म, बट उसको उसको निकालना कैसे है उस परफॉर्मेंस को,
ये उस टीम मैनेजमेंट का काम होता है। देखिए, अगर ये आप दानिश अजीज के बारे में बात कहें कि कंसिस्टेंट जी, चांस नहीं मिला तो समझ में आता है, लेकिन आसिफ अली की अगर आप बात करते हैं, देखिए आपको पूरी पूरी सीरीज इनको मौके मिले, एक मौका नहीं मिला। जब वो पूरी सीरीज में परफॉर्म नहीं कर सके, ये दानिश अजीज की तरह उनके लिए मौका नहीं था कि एक मौका था या सरफराज को एक मैच में खिला दिया जब मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी। लेकिन इफ्तिखार के बारे में तो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग तो बात करते हैं, कोई जैसे मिसबा के कोई साहबजादे हैं वो इस तरीके की बात करते हैं, या आसिफ को जिस तरीके के चांसेस दिए गए, मैं लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि जिस तरह हाँ, मिसबा का एक एतमाद था, और हर कोच का एतमाद हो सकता है प्लेयर के ऊपर, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, और भाई सवाल मेरा जो ये है कि पाकिस्तान टीम का ऐसा कौन सा प्रेशर है कि जब ये डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते। आप आजम खान की एग्जांपल देखें, आजम इतना खुल के बैटिंग कर रहे थे, जब से उनका नाम आया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा लग रहा है उनका बैट किसी ने पकड़ लिया। कहने का मकसद है कि पाकिस्तान टीम में जाने के बाद जो एतमाद होना चाहिए वो एतमाद नजर नहीं आता, वापस आते हैं डोमेस्टिक में तो फिर बड़ी बड़ी बारियां ले रहे होते हैं। ये नसीम देखो तुमने ये पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया। देखिए मैं इसमें इस वक्त क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इफ्तिखार ने और आसिफ ने परफॉर्म कर दिया ना, कल उसे रन भी कर दिए। उसके साथ ही अगर मैं दूसरे मैच वाले प्लेयर को भी लेके आता हूँ, शुएब मकसूद को, जिसने भी कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शुएब मकसूद भी उन्हीं प्लेयर्स में शामिल है जो कि पाकिस्तान की टीम में शामिल होते हैं, उसके बाद वहां परफॉर्म नहीं करते, वापस डोमेस्टिक में आते हैं। दानिश अजीज को तो मैं इसलिए कहूंगा कि दानिश अजीज को तो मुसलसल टूर भी नहीं मिले ना। एक तो पहले उसको टूर मिले तो वो बाहर बैठा रहा, फिर उसको बहुत कम मौके मिले। सो इन तमाम ऐसे क्रिकेटर्स को मैं इस बीच में शामिल करता हूं जो आप जिस चीज का जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आप उठा के देख लें, देखिए क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे मौके होंगे कि इफ्तिखार की बारी या आसिफ की बारी आखिर के 2 ओवर में आई हुई होगी या 1 ओवर में आई हुई होगी, और उस वक्त उनको हिटें मारनी है, उसमें वो आउट हो गए होंगे। देखिए जब तक हम स्टैट्स सामने ना रखें और हमें ये पता ना लगे कि अगर ये आसिफ टीम के साथ थे तो ऑन द ट्रॉट कितने मैचेस खेले। मैं आपको ले जाता हूं सईद अनवर की तरफ। इफ यू रिमेंबर, सईद अनवर शुरू के दिनों में आके वो फेल हुए थे, लेकिन आप उसको मुसलसल कॉन्फिडेंस देना शुरू किया आपने। उसके बाद सईद अनवर ने बताया कि वो कितना बड़ा पाए का प्लेयर है। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, फिर वही आप कहेंगे कि यार आप मंसूर अख्तर की बात करते हो। मंसूर अख्तर को कितना कॉन्फिडेंस दिया इमरान खान ने, बट वो नहीं वो कर सकी। मैं और आगे पीछे ले जाता हूं आपको, शफीक पापा की मिसाल देता हूं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थे, बट जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको लेके गए, एक टेस्ट मैच मिला, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया, फिर 4-5 टेस्ट मैच के बाद फिर उसको मौका दिया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। सो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि आप अपने जहन में एज ए टीम मैनेजमेंट ये फैसला करते हैं कि ओके यार मैं इसको 6 से 8 इनिंग्स दूंगा, 8 इनिंग्स में अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि ये अच्छा प्लेयर है। अब हम अगर वो 8 इनिंग्स टुकड़ों टुकड़ों में इनको देंगे, अगर हम दानिश अजीज को जैसे आपने जिक्र किया, अगर हम एक के बाद हम उसको 10 मैचेस के बाद उसको दोबारा लेके आएंगे, फिर उसके बाद एक मौका देंगे, वो फेल हो जाएगा, फिर हम उसको ड्रॉप कर देंगे। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे हैदर अली को आप कितने मौके दे रहे हैं। इवन इस जल्बी में भी आप देखेंगे जब वो खेल रहा है, उसको मुसलसल तीसरा मैच मिला, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये बदकिस्मती होगी कि अगर अब वो भी आगे परफॉर्म ना कर सके तो मुझे तो लगता है कि उसके ड्रॉप होने का वक्त आ गया है। सो मेरे अपने नजदीक आपको बड़ा थॉटफुल होके इन प्लेयर्स को, अब क्या हो गया है, कल जैसे उन्होंने परफॉर्म किया मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया भरा हुआ है, इनको वापस ले लें, इनको वापस ले लें। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एक प्लेयर के मुतालिक असेसमेंट हो जानी चाहिए कि क्या ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है या नहीं है। अगर वो वहां नहीं है तो ठीक है, उसको डोमेस्टिक खेलने दें, वहां परफॉर्म करता रहेगा जैसे शफीक पापा करता रहा था, मंसूर अख्तर करता रहा था। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे प्लेयर को जो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब मुतअद्दिद बार वो फेल हो जाए तो आप उसको कंटिन्यू करते रहे। और भाई मंसूर अख्तर नहीं भूल पाते हैं आप। नहीं नहीं, वो इत्तेफाक ऐसा होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होते हैं उसमें वो, क्योंकि देखें ना कितना बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। आप अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे देखें तो मुझे तो इसलिए याद है कि क्यों इमरान खान उससे इंप्रेस हुए थे, क्योंकि उसने एक समरसेट के खिलाफ, जब हम वहां इंग्लैंड के टूर पे थे, इसने बिफोर लंच सेंचुरी की थी। इनके खिलाफ इयन बॉथम भी खेल रहे थे और विवियन रिचर्ड्स भी खेल रहे थे। सो इमरान ने जब उसको वहां ये बैटिंग करते हुए देखा, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। सिर्फ हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात करते हैं कि बाद ऐसे प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक के लेवल के ऊपर, देखिए काउंटी मैच तो फर्स्ट क्लास मैच था ना,
यानी ये टेस्ट मैच तो नहीं था। द मोमेंट आप उसको लेकर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, टेस्ट मैचेस के ऊपर, तो आप देखेंगे 13 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट। और वो ये नहीं कि ये फेयर चांस नहीं था, ये बहुत फेयर चांस था, क्योंकि इसके अगेंस्ट माजिद खान ड्रॉप हुए थे उस टेस्ट टीम से। सो मेरा सिर्फ ये खुदा न खास्ता मकसद कुछ और नहीं होता, मैं सिर्फ क्योंकि रेफरेंस ऐसा आ रहा होता है तो उसमें हमें किसी ना किसी तरह से कोई एग्जाम्पल देना होता है। अरे आपको भी तो खेलने का मौका नहीं मिला था मंसूर अख्तर की वजह से, सिर्फ माजिद खान तो नहीं। हाँ, नहीं देखिए, वो मंसूर अख्तर की वजह से नहीं, आप एक चीज और भी देखें। देखिए, मैं बहुत रियलिस्टिक वे में चीजों को लेता हूँ और देखता हूँ। आप देखेंगे, जब मैं पाकिस्तान की टीम में था, मैं 10 साल पाकिस्तान की टीम में रहा। आप सिर्फ ये तस्वुर कर लें कि उस वक्त पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइनअप क्या थी। क्योंकि आपके ओपनर में माजिद और सादिक मोहम्मद हुआ करते थे, नंबर 3 पे जहीर अब्बास, 4 पे आपके जावेद मियांदाद, जावेद, 5 पे आपके आसिफ इकबाल और 6 पे मुश्ताक मोहम्मद। आप मुझे बताएं कि इस 6 की, जब ये जो मैं आपके नाम ले रहा हूँ, इसमें बावजूद इसके मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे कहाँ वो स्लॉट इन करेंगे? मुझे बताएं, क्या वो मुझे जावेद की जगह पे लेते? क्या वो मुझे जहीर अब्बास की जगह पे लेते? तो मैं तो इसको इसलिए समझता हूँ कि मुझे कम मौके मिले, बिकॉज पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग थी कि हम मुझे 11 में आने का मौका ही नहीं मिला। और बावजूद इसके कि मैं 11 में आता था, परफॉर्म करता था, लेकिन जैसे ही वो प्लेयर वापस आते थे, मुझे ड्रॉप होना पड़ता था, इसलिए कि वो मुझसे बेहतर प्लेयर थे और परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं इसीलिए जो मैं इसलिए तो हैरान होता हूं, और मैं चाहता हूं कि आजकल के यंगस्टर्स को तो एक इनिंग पे मौका मिल जाता है। अभी कल धानी ने 4 आउट किए, लोग बातें करने शुरू कर दिए इसको ले आउट टीम में। ऐसे तो ये लोग बहुत लकी हैं, ये क्रिकेटर्स, एक एक दो दो मैचेस खेल के जो है वो पाकिस्तान की टीम में आ जाते नहीं, धोनी की पिछले मैच की परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि धोनी ने पिछले मैच में कैसा परफॉर्म किया था। ठीक है, कल उन्होंने जिस जगह पे बॉलिंग करके इब्तिदा में विकेट दिलाई थी, वरना पिशावर का आगाज भी काफी अच्छा हो गया था। ठीक है, स्लो खेले थे। ये हैदर अली की आपने अभी बात की थी, थोड़ा सा मैं हैदर अली पे जरा कंटिन्यू करना चाहूंगा अरुण भाई। रना बॉल भी नहीं खेले कल वो, किस शेल में चले गए, किस प्रेशर में चले गए। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, या बहुत ज्यादा टैलेंट की बात कर दी थी कि पाकिस्तान को कोई बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट मिल गया, फिर कोई एक नंबर को भी स्लॉट उनका तय नहीं हो पा रहा। पिछले सीजन में वो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो वो 5 और 6 पे आ रहे होते हैं, यहाँ वो ओपन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर का एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉब्लम प्लेयर के लिए क्रिएट करता है। हैं। देखो, ये होता तो है, क्योंकि अगर आप जिस नंबर पे होते हैं, जैसे मैं फील करता हूँ कि हैदर अली जो है ओपनिंग बैट्समैन है, बेसिकली उनको टॉप 3 में होना चाहिए, 5-6 में तो आना वो नहीं है। बदकिस्मती से प्रॉब्लम ये है कि वो उसके ऊपर ये टैग लगा दिया हुआ है कि जी वो हिटे मारता है। देखिए, एक तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। आपका कौन सा बैट्समैन ऐसा है जो हिट नहीं मारता? लेकिन वो हिट कब मारनी है, मेन चीज तो वो है ना। हर बॉल के ऊपर तो आप हिट नहीं लगती ना। आप आते हैं, आपने पहली बॉल पे हिट मारी पिछले मैच में, आप स्क्वायर लेग पे कैच हो गए। उसके बाद आपने कल फिर, जो बहुत बड़ा इशू आपको देखें, मसला ये है कि हैदर अली अंडर 19 लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। अंडर 19 लेवल पे कंपटीशन का लेवल वो नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ भी अंडर 19 के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। कप्तान इतने समझदार नहीं होते, बॉलर्स को भी आर्ट ऑफ बॉलिंग नहीं आया हुआ होता, इसलिए ऐसे प्लेयर्स जो कि थोड़े से उस ग्रुप में अच्छे हैं वो परफॉर्म कर जाते हैं। आप जैसे उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हो, तो आप तो फिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हो ना। जब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हो, तो टॉप बॉलिंग अटैक होता है, टॉप थिंक टैंक बैठा हुआ होता है इन बड़ी टीमों के साथ, और वो अपने जो अपोजिशन यानी ओपोनेंट्स हैं उनको वो रीड कर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके पास पूरा स्टैट मौजूद होते हैं, उनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद होती हैं, फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। हैदर अली में बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है, वो ये है कि वो ऑन साइड पे खेलने के, ऑफ साइड पे वो खेल ही नहीं सकते। तो इसलिए वो जो भी गेंद मिलती है, चाहे वो ऑफ स्टंप पे हो, चाहे वो ऑफ स्टंप के बाहर हो, उसको लेके जाते हैं मिड विकेट की तरफ, या मिड ऑन की तरफ, या स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक उनको ये चारों तरफ खेलना नहीं आएगा, एक्चुअली जो कोचेज हैं उनका काम तो भी ये होना चाहिए कि इसकी आप देखें तो सही, कि सिवाय आप उसका पूरा चार्ट उठा के देख लें, जब भी उसने रन किए होंगे, उसके 60 to 70% रन ऑन साइड में होंगे, ऑफ साइड पे उसके बहुत कम रन होंगे, इसलिए वो खेलता ही नहीं, उसकी टेक्निक में फ्लॉ है। उसका बैट जो है वो बाहर की तरफ से आता है, इसलिए वो जब फिनिश करता है तो उसका गेंद मिड विकेट की तरफ या मिड ऑन की तरफ रुख हो जाता है उसके बैट्समैन का। इसलिए जो भी ऐसी बॉल जो कि विकेटों में आती हुई उसके पैड पे लगेगी 110 टाइम्स, वो एलबीडब्ल्यू होगा या वो बोल्ड होगा, जो कल भी आपने देखा कि वो एलबीडब्ल्यू हुआ। सो ये एक तो
मसला ये है कि ये वो काम करने वाले होते हैं कि आपने अपने बैट्समैन को जब आपने देख ली ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हमने किस तरीके से फीड करना है और किस तरीके से हमने उसको प्रैक्टिस करवा के हमने ये सारी चीजें कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंजमामुल हक शुरू में आए थे, अगर आपको उसका अर्ली करियर उठा के देखेंगे तो वो भी एलबीडब्ल्यू बहुत होते थे, क्योंकि वो ऑफ स्टंप पे गिरते थे और गेंद जो अंदर आने वाली होती थी उसको नहीं खेल सकते थे। बट उन्होंने मुसलसल उसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके ऑफ साइड पे खेल के उन्होंने अपनी वो चीज को दूर किया। वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड हो गए एक जमाने में। सो मेरा अपना कहने का मतलब है कि थोड़ा इंडिविजुअल के अपने ऊपर भी होता है कि वो देखे। अब तो वो इतना शेल में चला गया है, मैं तो हैरान हूं, क्या पता नहीं इसको शावर जल्मी खिलाएगी या नहीं खिलाएगी। अगर वो यहाँ नहीं खेलता तो उसका तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा नीचे गिरेगा अगर वो परफॉर्म नहीं करता। देन उसने पाकिस्तान की टीम के साथ जाना है। अब पाकिस्तान टीम के साथ जाने वाले 3 ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे। हफीज परफॉर्म नहीं कर रहा, हैदर अली परफॉर्म नहीं कर रहा, आजम खान परफॉर्म नहीं कर रहा। फॉर दैट मैटर आप देखिए एक अच्छी इनिंग कल खेल गए फखर जमान, अगर देखा जाए तो वो भी पीछे फेल हो रहे थे। तो आपके वो जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को लेके चलना है आगे, वो इस वक्त इन फॉर्म में नहीं है। सो पाकिस्तान के लिए आगे प्रॉब्लम तो आ सकती है ना। उसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो प्लेयर्स जिनको आपने डिस्कार्ड किया हुआ है वो परफॉर्म कर रहे हैं। शुएब मकसूद पे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कल दोनों ने आसिफ ने और इफ्तिखार ने परफॉर्म किया। तो आज वही मैं देख रहा था कि राशिद लतीफ ने एक वो ट्वीट किया हुआ है कि अब पाकिस्तान की टीम को पहले तो नहीं अनाउंस कर दिया, हाँ या ना में जवाब दें कि अभी तो पीएसएल चल रहा था, आपने पाकिस्तान की टीम अनाउंस कर दी। और भाई ये बात तो हम दोनों ने भी बहुत की अपने में कि आप अगर जो है ये 16-17 तारीख तक इंतजार करके टीम का अनाउंसमेंट कर दे, कम से कम पता चल जाता कि कौन सा प्लेयर किस फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई दे रहा है, उसका फिटनेस लेवल क्या है, उसकी फॉर्म क्या है। कम से कम एटलीस्ट जरूर बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता। और जो ये लॉजिस्टिक मसाइल की बात कर रहे, अरे भाई आप 4 हाँ, और लोगों के वीजे लगवा लेते और उनको जी बता जी। देते कि भाई वीजा हमने लगवा के रख लिया, आप टीम में होगे तो जाओगे, बात खत्म होगी। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन शायद मसले कुछ और ज्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से टीम का पहले अनाउंसमेंट किया गया। कहीं आमिर परफॉर्म ना कर दे, कहीं शुएब मलिक परफॉर्म ना करते, उनसे अभी इतना परफॉर्म होके नहीं दे रहा। वैसे दूसरे लफ्जों में हम देखते तो और भाई ये कलंदर सबसे साउंड टीम दिखाई दे रही है इस सीजन की। और उनके एफर्ट, उनका काम जिस तरीके से वो करते हैं, उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर। पाकिस्तान सुपर लीग में कोई एक फ्रेंचाइज जो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई दी अपने ब्रांड को बनाने के लिए, वो बिलाशुबा कलंदर्स है। लेकिन इस सीजन में कलंदर्स एज ए टीम भी पिछले अगर 5 सीजन की बात कर लूं तो ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है, ज्यादा मोटिवेशनल एस्पेक्ट इस टीम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल जो वो मैच लूज करके गए 2 मरतबा ग्रेप करने के बाद, इससे कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली देखिए, होता ये है कि आपकी हार जो है ना आपको थोड़ा सा शेक जरूर करती है कि क्यों हम इतना अच्छा खेल रहे थे, एकदम से हम कैसे हार गए, जबकि मैच में हमारी पूरी तरह गिरफ्त थी। यानी अगर आप कल देखें तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि 20 पे जब आपने 5 खिलाड़ी अगर आउट कर लिए हैं तो आप 150 रन हो जाएंगे और उसके बाद आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे, जबकि आपके 86 रन पे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। आप 14 रन के एवज आप 7 विकेटें गिरा देते हो। तो इससे तो मुझे ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मेंटल एलिमेंट भी आता है। होता यह है कि जब आपने 130, 140, 150 रन का जब हदफ देखते हैं तो जो कैंप में बैठे हुए लोग जो है ना वो अपने जहन में रहे, यार 150 रन तो इंशाल्लाह कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है, ये नहीं। तो वो उसके ऊपर इतनी गहरी तवज्जो या उतनी कंसंट्रेशन या उतना वो फोकस, यार ये तो 2 प्लेयर जाके हमारे कर देंगे, क्योंकि पिच देखें, कल भी पिच बहुत अच्छी थी। आप दूसरी अगर दोनों मैचेस को देखें, क्योंकि रिकवरी भी जो हुई है 20 रन पे 5 खिलाड़ियों के बाद, तो पिच अच्छी थी तो रिकवरी हो गई ना। क्योंकि जो इतनी क्लीन हिटिंग हुई है, वो छक्के भी लगे, चौके भी लगे। इसी तरह दूसरी इनिंग में देखेंगे 160 रन जो है दूसरे मैच में वो चेज हो गए। सो पिच तो बहुत अच्छी थी, इसलिए उनको मौका मिल गया और ये दोनों प्लेयर्स ने, इफ्तिखार ने और आसिफ अली ने बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए कम अज कम एक रिस्पेक्टेबल टोटल के ऊपर पहुंचा दिया। और कल जो एक और अच्छा प्लस पॉइंट ये हुआ कि कल बहुत ही अच्छा जो स्पेल था वो मूसा खान का था। उसने एकदम से आके जो 1-2 विकेटें ली, जैसे धानी ने रोल प्ले किया मुल्तान सुल्तान के लिए, वो रोल कल प्ले किया मूसा खान ने अपनी टीम के लिए। एंड देन आपको थोड़ा सा वो वापस आते हुए नजर आए शादाब खान अपनी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये साइंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। वेयर एज ये थिंक टैंक को लाहौर कलंदर्स की सोचना पड़ेगा। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रॉब्ली इन फ्रेंचाइजीज में
लाहौर कलंदर वो टीम है जिसने एकेडमी भी बनाई, प्लेयर्स के ऊपर वो अपना काम भी कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी लंबे अरसे से जारी रहती है, एक वेल जेल टीम लग रही है। अगर आप माइनस इंटरनेशनल प्लेयर्स देखें तो उनका ये ग्रुप जो है इकट्ठा प्रैक्टिस कर रहा होता है। और एक और अच्छी चीज उन्होंने ये की कि सुहेल अख्तर को कैप्टन बनाया है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको अपनी टीम के ऊपर पूरा एतमाद हासिल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एक आध मैच बुरा हुआ, लेकिन मुझे वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आते हैं इस पीएसएल को जीतने के। इसकी खराब फॉर्म जो हम देख रहे हैं तकरीबन साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से कंटिन्यू है, ये कितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ऐसे मौके पर जब हमने वर्ल्ड T20 खेलना है और वो एक कंफर्म मेंबर दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तशवीशनाक है। ये बहुत तशवीशनाक है। देखिए, मैं आपको इसको दो पहलू बताता हूँ। अगर तो ये प्लेयर्स जो पाकिस्तान की टीम में हैं, अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करते बाकी मैचेस में, जो रिमेनिंग मैचेस में, तो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं करेंगे। वेयर एज वो प्लेयर्स जो इस वक्त फॉर्म में हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर ये जैसे मैंने ये तीनों चारों प्लेयर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे शोएब मकसूद ले लें या आसिफ ले लें, ये अगर टीम में शामिल नहीं होते तो इस फॉर्म को, जो कॉन्फिडेंस इनका ये आया हुआ होगा, ये अब अगर लेके चले जाते हैं कि जी 2 सीरीज के बाद आप इनको बुलाने की वापस कोशिश करते हैं, तो जो इतना बड़ा गैप आ चुका होगा जिसमें क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो मे बी दे कुड लूज देयर फॉर्म एंड फिटनेस इज वेल। सो आपके लिए तो बड़ा इशू ये हो जाएगा कि वो जो आपके प्लेयर्स आपके साथ जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। जब तक उनको 2-3 अच्छी इनिंग्स नहीं मिलती, वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा नहीं सकेंगे। क्योंकि होता ही है कि जब आप फेल हो रहे होते हैं ना, तो हर इनिंग में जाके आप थोड़ा एप्रीहेंसिव होते हैं, आप टेंटेटिव होते हैं, पता नहीं रन होंगे कि नहीं होंगे, तो आप 2 से 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर गुजारना चाहते हो कि यार मुझे थोड़े से मैं विकेट पे वक्त गुजारूं। लेकिन T20 में तो इसका आपको कोई मौका नहीं मिलता। टेस्ट क्रिकेट में मैं मान लेता हूँ, लॉन्गर वर्जन में मैं मान लेता हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त गुजारोगे तो आप वापस फॉर्म में आ जाओगे, बट T20 में तो डिमांड यही है कि आपने तो जाते ही रन करने हैं, इसमें आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो यहां मैं ये पॉइंट देखता हूं कि अगर ये अपने लो कॉन्फिडेंस के साथ अगले टूर्स पे ये जा रहे हैं, जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का है, तो पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इश्तिहारात का चलना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अरुण भाई, ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा हमें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्रिकेट हंगामा में जबरदस्त फतह हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आज वो कराची किंग्स के खिलाफ मैच खेलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कल मुल्तान सुल्तान्स को मोहम्मद रिजवान फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दिए, शानदार फतह दिलाई अगेंस्ट पेशावर जल्मी, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जबरदस्त फतह कल हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह पेशावर जल्मी को शिकस्त दी, 166 रन का हदफ उन्होंने 2 विकेटों पर बआसानी हासिल कर दिया। शान मसूद ने एक अच्छा आगाज फराम किया था रिजवान, इन फॉर्म रिजवान के साथ, क्योंकि रिजवान की फॉर्म बहुत जबरदस्त है। इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। अरुण भाई, रिजवान इस वक्त उनका कॉन्फिडेंस लेवल वाकई में बहुत डिफरेंट है, और जो उनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है, जो क्विक उनके हाथ मूव करते, वो बड़े फायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह आप और हुकुलपुर पे डरते नहीं थे, वो भी नहीं डरते। नहीं, आई थिंक ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं रिजवान को बहुत अरसे से देख रहा हूँ, उसकी प्रोग्रेस को। शुरू से ही मुझे जो कॉन्फिडेंस का लेवल था ना उसका, वो बहुत ज्यादा नजर आया। आपको याद होगा कि ये शुरू में जब टीम में शामिल हुए थे तो उनको नहीं खिलाते थे, बट वो टीम में रहते हुए जिस किस्म की उनकी रिजीम थी, जिस तरह वो मेहनत करते थे, जिस तरह वो एक्सेल करना चाहते थे और वक्त का इंतजार कर रहे होते थे कि कब मुझे मौका मिलता है मैं प्रूव करूं, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी ये इनको कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, केपी में और इससे पहले पेशावर की टीम। तो उन्होंने मुसलसल जो है अपनी मेहनत करके और जिस किस्म का वो ले आए हैं, ठीक है हम सब बातें करते हैं कि जी रेगुलर ओपनर्स को जाना चाहिए, शर्जील को और फखर जमान को, लेकिन आप देखें कि जो स्ट्राइक रेट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, रिजवान वो मैच कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 140 प्लस के ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये रन बनाए, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ हाँ, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और जो आप जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात की, ट्रिमेंडस, उन्होंने कल अमेजिंग स्ट्रोक्स खेले। देखिए पिच का जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि पिच अच्छी थी,
पेशावर ज़ल्मी को कम से कम 180-190 रन करने चाहिए थे इस पिच पे अगर उनको ये मैच को बनाना था तो। वेयर एज जो मैच को रियल सेंस में एक तो रिजवान ने किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंट डाला है इसको, वो शोएब मकसूद ने आके जो इम्पैक्ट दिया ना, जब बिल्कुल। उन्होंने आके छक्के और चौके मारना शुरू किया और बड़ी जबरदस्त किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने उस चेज रन करने में कामयाब हुए। तो ओवरऑल हालांकि मैं एक वीक आउटफिट समझता हूं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें कि उनके पास ज्यादातर सिवाय धानी को अगर आप निकाल दें तो मोस्टली ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सीनियर प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। इमरान खान फाज बोल रहे हैं, सुहेल खान कल नहीं खेले, लेकिन ये है कि वो भी इसमें शामिल हैं। सो तो ओवरऑल इतना स्ट्रांग यूनिट नहीं लगता। इमरान ताहिर जो है वो भी इनकी टीम का हिस्सा है। लेकिन उनमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत है। आप देखें ना सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है। कल ये बहुत अच्छा मैच जीते हैं, अब इनके पास 3 मैच बाकी है, वेयर एज पेशावर ज़ल्मी के पास 2 मैच बाकी हैं और कराची किंग्स के पास 4 मैच बाकी हैं। 6-6 पॉइंट्स पे कराची किंग्स और ये मुल्तान सुल्तान खड़ी है। मुल्तान सुल्तान के पास 1 मैच का एडवांटेज है, 6-6 पॉइंट के साथ हैं, उनके 2 पॉइंट्स, उनके वो ज्यादा से 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। वेयर एज पेशावर ज़ल्मी के पास 2 मैच है, इस वक्त वो 8 पॉइंट्स पे खड़े हैं। सो इंटरेस्टिंगली जो 3 और 4 की पोजीशन है ना, वो इन 3 टीमों के दरमियान अब घूम रही है। इन 3 टीमों में से कौन सी 2 टीमें ऊपर आएंगी। तो मुल्तान सुल्तान के पास तो बहुत ही आउटसाइड चांस है कि अगर वो अपने रिमेनिंग मैचेस जीत लेते हैं तो कोई कोई वजह नहीं है कि वो टॉप टॉप 4 में फिनिश कर सके। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जो लेवल उनका नजर आ रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, खासतौर पर कल रिजवान की कप्तानी से भी और उसके साथ साथ ये शादाब खान की कप्तानी से भी। सो आपके पास ये यंग लड़के ऐसे नजर आ रहे हैं जो आपका फ्यूचर मुझे नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर ये अपनी फिटनेस और अपना ये फोकस जो जो ज़हनी तौर पे जो क्रिकेट में फोकस है उसको ये अगर ये बरकरार रख सकें तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को लीड भी कर सकते हैं एट ए लेटर स्टेजेस। शोएब मलिक, हमने बहुत बात की शोएब मलिक के हवाले से। कल भी गोल्डन डक हासिल किया, हालांकि उन्होंने बहुत अपने आप को शेप में लेकर आए, बहुत मेहनत की है, उनका फिटनेस लेवल बड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि वो बहुत कुछ प्रूव करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं पा रहे हारून भाई। ये 2 मैचेस में तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो पिछला वाला मैच था उसमें उनकी शॉट सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने नवाज को आगे वाली बॉल थी उसको पुल करने गए, वो कैच हो गए। लेकिन कल जो उनको बॉल पड़ा वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आते ही पहला बॉल इतना अच्छा पड़ जाए, पड़ने के बाद थोड़ा बाउंस भी हो और थोड़ा सा बाहर मूव करे। सो आई थिंक किसी भी बैट्समैन के लिए, चाहे वो कोई हो, और अगर शोएब मलिक की जगह और कोई और भी बैट्समैन होता, हाँ, और अगर एग अगर लेकर कल, भी चलाई है। हाँ, नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बैट्समैन होता ना, उसको वो वाली बॉल जो थी वो उसको प्रॉब्लम में डाल दी। तो मैं अभी भी फील करता हूँ कि जिस तरह मैं शोएब मलिक की फिटनेस देख रहा हूँ, जिस तरह उसका मतलब मैं फोकस देख रहा हूँ, रिमेनिंग जो 2 मैचेस हैं उसमें डेफिनेटली उनको कुछ करना पड़ेगा। अगर तो वो अपने परफॉर्म करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी आगे के 2 मैचेस जीतने में उनका कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। अगर वो ये मैचेस ये परफॉर्म नहीं करते और टीम हार जाती है, देन तो ऑब्वियसली फिर तो मैं नहीं फील करता कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर दोबारा ये सोचेंगे कि इसको लेकर आए, क्योंकि दूसरी तरफ अगर जैसे शोएब मकसूद ने रन कर दिए, तो मैं फील करता हूँ कि लोगों की नजरें फिर इनकी तरफ जाएंगी कि इन्होंने भी मेहनत करके वापस आए हैं और आइडली बहुत जबरदस्त हिटें भी मारते हैं, शोएब मकसूद भी हैं। मैं आसिफ को और इफ्तिखार को तो भी उसमें नहीं लेके आऊंगा कि अब दोबारा इनको मौका दिया जाए, बट शोएब मकसूद के ऊपर जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म किया, फिर अगर आप फर्स्ट लेग में भी देखें अगर, तो यहाँ पर उसने परफॉर्म किया और अब यहाँ पर आके अबू धाबी में भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो परफॉर्म कर रहा है, तो अगर कभी कोई सोचेगा तो मैं समझता हूँ कि उनको शोएब मकसूद के बारे में सोचना चाहिए। देखिए ना, हम बार बार अगर ये बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ ने भी अगर ये बात की है तो गलत बात नहीं की कि आपने जल्दी कर दी शेड्यूल अनाउंस करने में। आप थोड़ा टाइम ले लेते तो हो सकता है शोएब मकसूद अपनी जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पहले मैच में भी, अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान के लिए 30+ रन किए थे, वो भी तकरीबन 180 के स्ट्राइक रेट से किए थे। और वहां रोजो के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने टीम को खड़ा कर दिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप जो उस वक्त दिखाई दी थी शोएब मकसूद की। अब वहाब रियाज कैसे लगे आपको, अगर हम वर्ल्ड T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? देखिए, मैं तो जो भी फील करता हूँ कि जो पाकिस्तान का कम से कम जो बॉलिंग अटैक है ना, मुझे उस पर तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अगर वहाब रियाज को टीम में आना होगा तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के वो आ सकते हैं। वेयर एज आई थिंक
जो आपके पास ऑलरेडी जो ग्रुप मौजूद है, जो एक आपके 4 से 5 फास्ट बॉलर्स का, और पीछे आपके रिजर्व में भी 1-2 प्लेयर अच्छे बैठे हुए हैं, और आई फील कि जैसे धानी जैसे प्लेयर सामने इमर्ज हो रहे हैं। सो आई वुड से कि आपने फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। मैं नहीं फील करता कि अगर वहाब परफॉर्म नहीं करते तो हम वहाब के मुतालिक बात करें, बजाय इसके कि हम ये जो यंग प्लेयर्स हैं, वसीम है, धानी है, इस किस्म के प्लेयर्स के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनको जितने मौके मिलेंगे ये सीखेंगे और पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए सर्विसेज दे सकते हैं। फिर हम अगर सिर्फ एक वर्ल्ड कप T20 के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो वहाब रियाज ने तो उसके बाद क्या क्रिकेट खेल ली। बिल्कुल। कराची किंग्स आज मैच खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। शर्जील खान और मोहम्मद आमिर दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस मौजूद है, क्योंकि इतलात के मुताबिक सीईओ पीसीबी वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से मुलाकात भी कर ली है और बहुत सारी चीजें इनके मामला जो है वो डिस्कस हुए। आमिर की अपनी परफॉर्मेंस अब जो रिमेनिंग मैचेस में किस तरह आप देख रहे हैं, प्लस शर्जील खान? देखिए, आमिर और शर्जील खान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं फील करता हूं कि ये बेटर ऑप्शन है। शर्जील ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, लेकिन उनको परफॉर्मेंस दिखानी होगी, अपनी फॉर्म में वापस आना होगा, ताकि फिर एक वो स्ट्रॉन्ग किस्म के कंटेंडर बन जाएंगे जी। जब भी कोई नाम ले तो ये नहीं जी शर्जील ही ओपन में, हमारा पहला नाम शर्जील का लिखा जाए, दूसरा नाम फखर जमान का लिखा जाए, अगर इन्होंने ओपन जाना है। वेयर एज इस वक्त ऑलरेडी आपका जो एग्जिस्टिंग आपका ओपनिंग पेयर है, जिसमें बाबर आजम और रिजवान है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप नंबर 3 पे इनमें से किसी एक को खिलाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है। अगर आप बाबर को नंबर 3 ला के इन दोनों में से किसी एक को ओपन कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। जहां तक आमिर की आपने बात किया है, विश कि सिर्फ डिस्कशन ना हुई हो, वहां कोई ना कोई चीजें तय हो गई हो वसीम खान के साथ और आमिर के साथ, क्या फ्यूचर कोर्स क्या है, क्योंकि आमिर का कोई ना कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था इस मीटिंग के बाद, जिसमें उसको ये कहना चाहिए था कि जी मेरी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है टीम मैनेजमेंट के साथ और मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ, जो कि मुझे अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आया। दूसरी तरफ आमिर को अगेन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि मैं अगर मुझे मौका दिया, यानी चॉइस अगर दी जाएगी कि भाई आपके पास ये दो आमिर और वहाब रियाज मौजूद है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, तो मैं आमिर को प्रेफर करूंगा, क्योंकि आमिर के पास जो बॉलिंग आर्ट ऑफ बॉलिंग इन T20 फॉर्मेट है, मैं ज्यादा बेहतर फील करता हूं कि वो आमिर के पास वेरिएशन ज्यादा है, आमिर समझता है बैट्समैन को और किस तरीके से बॉलिंग करनी है, वो के वहां का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, बट वहां बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं अपनी तेज पेस के ऊपर, और उनके पास भी स्लो डिलीवरी है, लेकिन क्योंकि पेस की वजह से बाज दफा वो एरेटिक होते हैं तो उनको रन भी पड़ जाते हैं। वेर एज हमेशा ये चांस होता है कि आमिर जब बॉलिंग कर रहा हो तो किसी ना किसी वक्त भी वो कोई एक आध विकेट ले सकता है, क्योंकि उसकी गेंद में स्विंग भी है और वो स्लो डिलीवरी बहुत अच्छी करता है। तो आमिर के लिए लेकिन अगेन उसको परफॉर्म करना होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो अपना अपना केस इतना स्ट्रांग बना नहीं सकता सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम में फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं वो बुरा रोल प्ले नहीं कर रहे। कल आप देखेंगे शाहीन शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम में और फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। सो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फोकस अपनी बॉलिंग को रद्दोबदल करने में करना चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ देखना चाहिए कि इनकी बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर में खला है उसको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ये तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फेवरेट टीम कह सकते हैं हम लाहौर कलंदर्स को इस वक्त, जो उनकी बॉलिंग लाइनअप, जो बैटिंग उनकी दिखाई दे रही है, शिकस्त दी, 2 मुसलसल मैचेस जीते और अब आज वो कराची किंग्स का सामना कर रहे हैं। तो कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आज के मैच में अगेंस्ट कराची किंग्स? देखिए, कराची किंग्स के पास तो एडवांटेज है कि उनके पास 4 मैचेस बाकी हैं, यानी उनके पास 8 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट पे वो खड़े हैं, तो अगर कुछ 2 से 3 मैच भी अगर आगे जीत जाते हैं तो वो टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। जहां आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड कल 20 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट होने का मतलब ये है कि उनका छठा और 7वें नंबर वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा था। सो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी डेप्थ है उनकी बैटिंग में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है कि वो इस टूर्नामेंट में जीत की तरफ जा सकती है। क्रिकेट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, अगर आपको बुरा मैच पड़ गया तो आपको हार भी जाएंगे, लेकिन ऑन पेपर एक स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आता है मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेयर एज और मुसलसल वो खेलते हुए चले आ रहे हैं, वेयर एज कराची किंग्स को इतनी प्रैक्टिस या इतने मैचेस अभी नहीं मिले हैं कि हम ये कह सकें कि वो अबुधाबी की कंडीशन में पूरी तरीके से उनको हम आहंगी हो गई भी और वो तैयार है इस चीज के लिए।
इसलिए कराची किंग्स के लिए ये मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि एक तो वो उनको दिखाना होगा कि सामने उनकी टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और जो कि एक बड़ी फॉर्म में है। उनका मुकाबला करने के लिए आपको उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जैसे आपने शर्जील का जिक्र किया एंड देन आपके टॉप ऑर्डर जो बॉलर आमिर हैं, इनको अर्ली स्टेजेस में स्ट्राइक करना होगा ना। अगर शर्जील ऊपर आते हैं तो उनको 6 ओवर्स में इनको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट देना पड़ेगा और वेयर आमिर अगर बॉलिंग करते हैं, आमिर आगे अर्ली स्टेजेस में 2 से 3 आउट करें ताकि वो डेंट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को पहले से ही पड़ जाए। टॉस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जो भी टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा कि दूसरी टीम को दावत दे बैटिंग करने की, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चेस करने को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कैप्टन जितने भी टॉस जीत रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं वो बाद में बॉलिंग नहीं करना चाहते, हालांकि जब वो खुद बॉलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी अगर अब शाम में ही मैच शुरू हो रहा है तो ड्यू आगे होता है, लेकिन रात के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। तो कोशिश होती है कि जितनी पहले बॉलिंग कर लें वो ज्यादा बेहतर है कि आपको जरा स्पिनर्स को ग्रिप करने में भी आसानी हो जाए। देखिए अरुण भाई, थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं जाते जाते। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल अब चंद रोज के बाद शुरू होने जा रहा है साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। अभी कल न्यूजीलैंड ने बड़ी फतह हासिल की है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है, 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से फतह हासिल की है। इंडिया के खिलाफ मैच में जाने से पहले उसी कंडीशन में तकरीबन उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर उसी मुल्क में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। ये कितना एडवांटेज मिला है कीवीज को बिफोर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अब कॉम्पिटिटिव मोड में से निकलकर वो आपकी टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड प्लस उन्होंने इंग्लैंड के अपने घर में हराया, तो और माइनस केन विलियमसन, यानी वो शायद वो वाला टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे जो मैच में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये देखता हूँ कि न्यूजीलैंड जो इमर्ज हुई है पिछले 1 से 1.5 साल में, नंबर 1 टीम बन के आई है। इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 है और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है, ओडीआई रैंकिंग में शायद नंबर 1 है और T20 में शायद वो नंबर 3 पे है। सो एक टॉप क्लास टीम है इंडिया, नो डाउट भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन जो पीछे का जो बैकग्राउंड या जो जो तजुर्बा बता रहा है उसमें ये है कि बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा यूनिट जिसको एक दूसरे के बारे में पता है, चाहे कप्तान हो या ना हो उसके बावजूद वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो एक इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि एक बड़ी स्ट्रांग टीम होगी न्यूजीलैंड जीतने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन जैसे हमें पता है कि जो इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम के पास बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग पावर हाउस है। अगर तो वो जैसे ये 4 से 5 इनके मैट हेनरी हो गया या बोल्ट हो गया या इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं न्यूजीलैंड के, अगर वो परफॉर्म करेंगे सामने, और मजेदारी की बात यह कि तमाम के तमाम ये प्लेयर्स इंडिया की आईपीएल में खेलते हैं, तो इसलिए इंडिया को कोई इतना इशू नहीं होगा कि उनके सामने कौन सी बॉलिंग इनके ऊपर अटैक करने आ रही है। इन सब के बारे में वो जानते हैं और इसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भी जानती है कि इंडिया के पास क्या क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं। आई थिंक जो इंडिया ज्यादातर रिलाय कर रही होगी क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, बट वो रिलाय कर रही होगी अपने स्पिनर्स पे, क्योंकि ये सुना जा रहा है कि साउथहैम्पटन में शायद थोड़ी सी हेल्प हो स्पिनर्स को। तो स्पिनर्स की जब बात आएगी तो तब तो पल्ला डेफिनेटली इंडिया का भारी नजर आता है, क्योंकि इनके पास जो सैंटनर के अलावा और एक आध और इनका पास सोटी दूसरे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि स्पिन कर सकें। लेकिन ज्यादातर न्यूजीलैंड अपना रिलाय करेगी फास्ट बॉलिंग पे और कोशिश करेगी कि अपनी फास्ट बॉलिंग से वो इंडिया को मुश्किलात में डाले। अभी लेकिन ये जो एक कहते हैं मैच प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट होती है, और मैच प्रैक्टिस भी आपने नेशनल और तगड़ी टीम के खिलाफ कर ली हो, 2 मैचेस खेलनी हो। इंडिया ने कोई मैच नहीं खेला इंग्लैंड की कंडीशन में, उनका क्वारंटाइन मुकम्मल हुआ है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। तो मैच प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इन दोनों का कितना बड़ा फर्क होगा फाइनल में? बहुत बड़ा फर्क होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 2 टेस्ट मैचेस खेलने का मतलब है कि आपने अपने मुखालिफ टीम यानी इंग्लैंड की टीम के 11 प्लेयर्स के खिलाफ एक मुकाबले का रुझान था। फिर इस वक्त इंडिया की जो टीम खेल रही है वो प्रैक्टिस कर रही है, उन्होंने नेट पे प्रैक्टिस कर ली, मैच सिचुएशन में वो सेंटर विकेट्स के ऊपर अपनी 2 टीमें बांट के बैट्समैन बैटिंग कर रहे होंगे, बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे। लेकिन वो मुकाबले का रुझान तो नहीं होगा ना, उसमें कोई ये नहीं देख रहा होगा कि 2 स्लिप लगी हैं, वो कैच भी हो गए, दोनों का दोबारा बैटिंग कर लो।
बॉलर नो बॉल कर रहा है या दोबारा कर लो, तुम्हें आउट एलबीडब्ल्यू मिल गया या नहीं मिला, आपको 4 चौके लग गए, आप 6 के बजाय 8 बॉलिंग करा लें, आप 8 के बजाय 12 बॉलिंग करा लें। सो वो माहौल जो कि एक कंपेटिटिव माहौल में आप खेल रहे होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस में नहीं मिलता। तो इसलिए एडवांटेज जो हम कह रहे हैं, क्योंकि वो एक हार्ड फॉट टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेल के आ रहे हैं, तो न्यूजीलैंड को एक एडवांटेज आता है। लेकिन ये कहने के बावजूद जो फिर एक्सपीरियंस टीमें होती हैं, वो इस चीज को अपने जहन में नहीं लाती। उनको पता है कि उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ है। इंडिया एक प्रोफेशनल यूनिट है, प्रोफेशनल टीम है, उसको पता है कि हमने अच्छा करना होगा अगर न्यूजीलैंड को हमने बीट करना है। और उनको इस चीज का भी एहसास है कि न्यूजीलैंड बहुत ही टॉप फॉर्म में है इस वक्त, वो जो टेस्ट सीरीज की चैंपियनशिप खेलने आ रही है। फिर इंडिया की 2 टीमें अरुण भाई, इस पर जरा और डिटेल में बात करेंगे। अब आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है इंडिया का। अब अगर हम देखते हैं अरुण भाई, तो फिर एक टीम उनकी श्रीलंका खेलने गई हुई है शिखर धवन की क़यादत में। फिर राहुल द्रविड़ को उन्होंने पहले अंडर 19 टीम के साथ लगा के रखा, उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। तो फिर अब वो उस टीम नेशनल टीम के साथ श्रीलंका गए हुए, रवि शास्त्री इस टीम को हेड कोच कर रहे हैं। तो 2 आउटफिट उनकी, 2 मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ 2 मुख्तलिफ ममालिक में जाके खेल रहे। इंडिया की क्रिकेट इस वक्त कहाँ चली गई? और मेरे को जरा डिटेल में बात होनी चाहिए। आज जरा ये प्रोग्राम खत्म हो गया, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप को हम जरा अपनी गुफ्तगू का महवर बनाएंगे, क्योंकि पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है क्रिकेट की तारीख में। एंड थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में इतना ही। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। शर्जील खान और मोहम्मद आमिर तवज्जो का मरकज होंगे। फिर बाबर आजम के हवाले से भी बहुत सारी बातें होती रही हैं कि मैच विनिंग नॉक बाबर की जानिब से भी सामने आया, जरा थोड़ा स्ट्राइक रेट भी बेहतर दिखाई दे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक मैच में बहुत अच्छी सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में क्यों नहीं है? इंशाल्लाह बाबर कम बैक करेंगे। इस साल पूरी कौम देख रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब। हमने वर्ल्ड T20 खेलना है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहते हैं इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।